अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में आज हम लेंजेस लॉ जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। अरे यार, आप लोगों ने मुझे बहुत थका दिया। बहुत सारे वीडियोस बना के मैं अपलोड करता हूँ और आप लोग क्या हो कि पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो इस पर यूट्यूब पर। वीडियोस या लेक्चर्स बहुत कम लोग आप देखते हो। चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते जाएंगे लेकिन आपको आगे पता चलेगा। तो व्हाट इज लेंजेस लॉ? अब लेंजेस लॉ क्या है इसको देखना है। LENZ, लेंजेस लॉ। देखिए, हमें पता है कि जो फैराडेज लॉज है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो फैराडे के है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, उनमें से कोई भी लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट नहीं बताता। लिहाजा हम इस लॉ यानी लेंजेस लॉ को इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए। और मोस्टली हम ये उन केसेस में करते हैं जिनमें एक स्टेशनरी कॉइल होता है ना। आप जानते हैं कि जब करंट या ईएमएफ इंड्यूस किए जाते हैं तो क्या होता है कि या तो हम मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है उसको मूव करवाते हैं या फिर कॉइल को ही हम रोटेट करवाते हैं। लेकिन जब करंट इंड्यूस होती है, दोनों केसेस में करंट इंड्यूस होती है। आपको पता है मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग करंट। आप भी चेंज कीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे चेंज करेंगे? आप आगे पीछे किसी मैग्नेट को ले जाएंगे, किसी कॉइल के नज़दीक लाएंगे या कॉइल से दूर लेके जाएंगे, और ऐसा ही आप करते जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कटिंग अक्रॉस द कॉइल चेंज होता जाएगा। यानी आपने बी चेंज कर दिया। फिर आप इसी तरह से एरिया ऑफ द कॉइल इन कंटैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज कर सकते हो। तो आपने ए चेंज करके फ्लक्स को चेंज करवाया। यहां भी करंट इंड्यूस हो सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। फिर आप एक और तरीका आपके पास है कि आप कॉइल को रोटेट करवाए अपनी जगह। तो थीटा यानी एंगल थीटा जो है बिटवीन द नॉर्मल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, angle between the normal to the surface angle and angle between the normal to the surface and direction of magnetic field, जो एंगल थीटा चेंज हो जाएगा जब ये रोटेट हो जाएगी कॉइल। तो उस वक्त भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस द कॉइल चेंज करते हैं इस तरीके से भी, और फिर करंट या ईएमएफ इंड्यूस होते हैं। तो तीन तरीके आपके पास है करंट इंड्यूस करने के लिए या ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए आप कह सकते हैं। मगर इनमें से एक तरीका है जहां आप करंट कॉइल को स्टेशनरी रखेंगे, एक जगह रखेंगे, और फिर मैग्नेट को ही आगे पीछे करेंगे। यानी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको आगे पीछे करेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहां हम कहेंगे कि ये कॉइल स्टेशनरी है एंड मैग्नेट इज मूविंग टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ और इन एंड आउट। ठीक है ना। तो इस केस में जो करंट इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो हमें वो लेंजेस लॉ से मिल सकता है। फिर एक और केस है कि जहां आप मैग्नेट को बिल्कुल मूव नहीं करवाते बल्कि आप कॉइल को ही रोटेट करवाते हैं, तो एंगल थीटा चेंज होता है। वो स्टेशनरी कॉइल नहीं है, रोटेटिंग कॉइल है। उसमें जो करंट इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो हम लेंजेस लॉ से नहीं बल्कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकालते हैं। वो हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल इंड्यूस्ड करंट, हमारा मकसद क्या है इस वीडियो का कि जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सिंपल से केस में जहां हमने मैग्नेट्स को मूव किया है, कॉइल को एक जगह रखा है, इस केस में जब करंट इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो हम उस इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या की डायरेक्शन जो है वो कैसे पता लगा। हाउ डू वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट or induced EMF in case of stationary coils? Means coil एक जगह है and the magnets are moving. So how do we find this direction of induced current, direction of induced EMF?
तो मैं पहले इसको, हम जब निकालते हैं तो ये फैराडेज लॉ से हमें नहीं मिलता है, ये हमें एक और लॉ से मिलता है जिसको हम लेंज़िस लॉ कहते हैं। साइंटिस्ट के नाम पर इस लॉ को भी नाम दिया गया है, लेंज नाम था साइंटिस्ट का, लेंज़िस लॉ। खूबसूरत सी स्टेटमेंट्स में से, यानी साइंटिफिक लॉज, जो साइंस के लॉज जो हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उन लॉज में से जो खूबसूरत स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे पास, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ, आप देखिए कितनी खूबसूरती से कहा गया है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत ही कम लफ्जों में, प्रिसाइज लफ्जों में एक बड़ी बात कही गई है। तो ये खूबसूरत स्टेटमेंट है। इसी तरह से बाकी सारे लॉज को जब हम देखते हैं तो लेंज़िस लॉ की स्टेटमेंट भी इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन और एक खूबसूरत स्टेटमेंट हमारे पास है जो बताई गई है, जिससे हम ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसको सीखना है, समझना है, याद खुद ही रह जाता है फिर जब आप समझते हैं चीज़ों को। लेकिन पहले ही हमें वो अपनी मेमोरी को ऊपर दबाव नहीं डालना है, इसको याद करना है, इसको याद करना है, इसको लर्न कर रट्टा लगा के। तो पहले हम देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि क्या बात हो रही है, फिर खुद ही ये याद रह जाता है। अब याद रहना करना, याद करना फिर आसान हो जाता है। देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। हमने अभी तक ये सीखा है कि अगर हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में अगर इस साइड से, इस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होती है यहां से, ठीक है ना, इस तरह, तो ये प्लेन, ये फेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, और इस कॉइल का जो दूसरा पीछे वाला फेस है, प्लेन है, वो बिहेव करेगा लाइक साउथ पोल। मतलब जब इसमें से करंट एंटी क्लॉकवाइज पास होगी, अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साइड पर ले जाएंगे तो वो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट जो है रिपल हो जाएगा, यानी ये प्लेन बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरफ, क्योंकि इसमें से करंट पास हो रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये करंट यहां से पास हो जाती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये प्लेन बिहेव करता है साउथ पोल और इसका पीछे वाला प्लेन बिहेव करता है नॉर्थ पोल। हम जानते हैं कि इसी तरह हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइल इस तरह से होगी जिसके बहुत सारे टर्न्स होंगे, एक सोलेनॉइड की तरह अगर हमारे पास होगी, देन द एंड इन विच द करंट एंटर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लीजिए इस एंड पर करंट इस तरह एंटर होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आगे बढ़ती है, हर टर्न में से करंट पास होती है बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस एंड पर आप देखेंगे तो करंट आपको दिखाई देती है, करंट आपको लग रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन यहां से आप देखेंगे तो करंट आपको महसूस होगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां से करंट एंटर हो रही थी इस कॉइल में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस एंड विल बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड दिस एंड विल बिहेव एज साउथ पोल। अगर इस एंड पर करंट एंटर हो गई इस कॉइल में से, मगर इस कॉइल में से बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंड बिहेव करेगा एज साउथ पोल, दूसरा एंड नॉर्थ पोल। यानी जिस एंड पर करंट एंटर होती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंड बिहेव करता है नॉर्थ पोल। अगर इसी एंड पर करंट एंटर होगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंड बिहेव करेगा एज साउथ पोल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के वक्त साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के वक्त नॉर्थ पोल। ऐसा हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर मुझे याद दिलाना जरूरी था। आप जरा देख लीजिए, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, मान लीजिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ हम रखते हैं, और यहां हमने एक कॉइल इस तरह से रखी, और इस कॉइल पर आप चाहें तो एक गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, लगाना चाहिए वैसे। अब ये एंड ए है कॉइल का और ये एंड बी है कॉइल का। इस कॉइल में हमने कोई बैटरी, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं लगाया है, कोई करंट वगैरह का सोर्स नहीं है, वोल्टेज का सोर्स नहीं है। अगर आप इस मैग्नेट को नीचे लाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी से इस कॉइल के लिए इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन्स इसको क्रॉस करेंगी। आपको पता है यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्ट हो, इसकी नीडल को डिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे, आपको एक डिफ्लेक्शन मिलेगी इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इंडिकेटिंग कि इसमें करंट इंड्यूस होगी। इसी तरह से अगर आप इसको पीछे ले जाएंगे
तो अगेन द मैग्नेटिक फ्लक्स कट्स अक्रॉस द कॉइल विल चेंज, इट विल डिक्रीज एंड अगेन यू विल फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमेट्रिक नीडल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स इसमें फिर करंट इंड्यूस हो गई, बट अब की बार इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ गई। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं कि जब हम फिर से मान लीजिए ये क्या करने जा रहे हैं हम, अगर हम इसको नीचे ला रहे हैं तो यहां जो करंट इंड्यूस हो रही है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लेंस कहता है कि उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, उस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी। एक ही बात है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी सच, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। भाई ये करंट क्यों इंड्यूस होती है, इसकी कोई वजह है ना, इसका कोई कॉज है। जो इसको प्रोड्यूस करने वाला कॉज है, जिस वजह से ये करंट इंड्यूस हो रही है, ये ऐसी डायरेक्शन पकड़ लेगी ये करंट ताकि ये उस कॉज को, उस वजह को अपोज कर सके। जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो वजह इसको बना रही है, जिस वजह से ये करंट बन रही है, इस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है ताकि ये उस कॉज को, उस वजह को अपोज कर सके। आप जरा देख लेते हैं, जब हम मैग्नेट नीचे लाते हैं, यहां करंट इंड्यूस हो गई, तो करंट को इंड्यूस करने का कॉज कौन सा है, व्हाट इज द कॉज। शाबाश, पहले मैं ये स्टेटमेंट आपको नोट करवाता हूं। आप लिखिए स्टेटमेंट ऑफ लेंजेस लॉ, आप लिखिए, हाँ शाबाश, क्या स्टेटमेंट है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और एन ईएमएफ in a coil or a circuit is such that it opposes the cause that produces it. Direction of induced current or EMF in a coil or a circuit is such that it opposes the cause that produces it. It opposes the cause that produces it. अब देख लीजिए, ये करंट ये लेंस कहता है अपने इस लॉ में कि करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी ताकि ये उस कॉज को अपोज कर सके, जो कॉज इसे प्रोड्यूस कर रहा है। आप जरा देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। ये देख लीजिए कि अगर हम ये मैग्नेट नीचे लाते हैं, ये ब्लैक जो कैप है पेन का, ये नॉर्थ पोल मान लीजिए, मैं इसको नीचे ला रहा हूं, तो इसमें क्या इंड्यूस हो रही है, करंट इंड्यूस हो रही है। तो करंट क्या होगी कि ये करंट यहां इंड्यूस जब होगी तो इस कॉइल में से करंट ये डायरेक्शन पकड़ लेगी। जैसे ही मैं नॉर्थ पोल को नीचे ला रहा हूं तो इस एंड ए पर करंट जाएगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस कॉइल में से, नॉट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट की यही डायरेक्शन होगी। क्यों, देखिए क्यों। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर करंट गई, इस एंड में एंटर हो गई, इस एंड से एंटर हो गई इस कॉइल में करंट, एंड ए से, एंड ए से करंट एंटर हो गई इन द कॉइल, बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंड क्या बिहेव करेगा, एज नॉर्थ पोल, एंड ए बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जिस एंड पर, कॉइल के जिस एंड पर करंट एंटर होती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो एंड कैसे बिहेव करता है, एज नॉर्थ पोल। तो अगर इस एंड पर, अगर इस एंड पर, अगर इस एंड पर करंट एंटर हो गई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस एंड पर एंटर हो गई, एंड ए पर, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर नीचे आती रही इस तरह से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही पास होती रही इस तरह से। अगर ये करंट इस कॉइल में एंटर हो रही है एट एंड ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंड ए क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटर हो गई, यानी अगर यहां एंड ए पर ऐसे करंट गई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बताइए क्या करंट होगी, शाबाश, ये एंड बनेगा, बिहेव करेगा एज साउथ पोल। मगर ये करंट इस वक्त बन किससे रही है, कॉज क्या है इसका, व्हाट इज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस द करंट, नॉर्थ पोल का नीचे आ जाना। अगर ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ऊपर ही रहता, यहां तक फील्ड लाइंस आ जाती, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होता इस कॉइल के लिए। अगर ये नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है तो इसका मतलब इसका नीचे आना ही इस करंट को इंड्यूस कर रहा है। इस वक्त जब मैं इसको नीचे ला रहा हूं ऊपर से, मैं ऊपर ले जाने की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ऊपर से नीचे लाने की बात कर रहा हूं। जब हम इस नॉर्थ पोल को नीचे ला रहे होते हैं, इसका नॉर्थ पोल का नीचे आना ही करंट के लिए, इंड्यूस्ड करंट का
के लिए वजह बनता है, उसको बनाने के लिए वो वजह बनता है, वो बनती ही इस वजह से है इंड्यूस्ड करंट। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है, मैग्नेट नीचे आ रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमने रखा हुआ है तो वो नीचे आ रहा है। तो करंट इसमें से जो डायरेक्शन पकड़ लेगी वो ऐसी होगी ताकि इस नॉर्थ पोल का जो नीचे आने वाला मोमेंट है, जो वही इसका कॉज है इस करंट के लिए, करंट को बनाने के लिए वो कॉज है। कौन सा कॉज है? नॉर्थ पोल का नीचे आ जाना। ये ब्लैक कैप जो है नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का नीचे आ जाना ही करंट के लिए कॉज है। ये करंट इस तरह से डायरेक्शन पकड़ लेगी ताकि ये इसको अपोज करे, यानी कि चाहती है कि मैं इस तरह डायरेक्शन पकड़ लूं ताकि इसको अपोज कर सकूं, इस नॉर्थ पोल को रिपल कर सकूं। क्यों भाई, इसको क्यों रिपल करना है? क्योंकि यही कॉज है, कॉज को ही ये रिपल कर अपोज करती है। करंट ऐसी डायरेक्शन पकड़ लेती है ताकि जो कॉज इसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो वजह इसको बना रही है इस करंट को, उस वजह को ही ये अपोज करे, बनाने वाले को ही अपोज कर रही है। जिस वजह से बन रही है करंट, उस वजह को ही अपोज करने की कोशिश करती है। अब नॉर्थ पोल का नीचे आ जाना यही करंट को बनाने की वजह है, करंट को बनाने के लिए कॉज है। और ये करंट इस तरह से डायरेक्शन पकड़ लेगी ताकि इस नॉर्थ पोल को रिपल कर सके, नीचे आने से इसको रोकने की कोशिश करे। उसके लिए ये जरूरी है कि ये एंड जो है क्या बनना चाहिए? नॉर्थ पोल। लिहाजा ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जब नीचे आता है, इस कॉइल का ये एंड बन जाता है नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपल करता रहता है, यानी ये इसको अपोज करता रहता है। लेकिन ये नॉर्थ पोल जब बनेगा, ये एंड, ये कब बनेगा नॉर्थ पोल? जब इसमें से करंट होगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर क्या मतलब हो गया? जब हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नीचे ला रहे हैं तो ये एंड खुद भी नॉर्थ पोल बन रहा है कॉइल का, क्योंकि इसको इस नॉर्थ पोल के नीचे वाली मूवमेंट को अपोज करना है। अगर ये इसको अपोज करे तो फिर खुद भी इसको नॉर्थ पोल होना चाहिए ताकि इस नॉर्थ पोल को रिपल कर सके। लिहाजा जैसे ही ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे आता है तो इस कॉइल का ये एंड भी नॉर्थ पोल ही बन जाता है ताकि ये इस नॉर्थ पोल की डाउनवर्ड मूवमेंट को अपोज कर सके। लेकिन ये जब नॉर्थ पोल बनेगा तब यहां पर करंट क्या होगी? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तभी तो यहां पर नॉर्थ पोल बन सकता है। इसका मतलब जब मैं इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नीचे लाता हूं, इस कॉइल में से करंट की डायरेक्शन होती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब मैं इसको ऊपर ले जाऊं, अब कॉज बन गया, फिर से इसमें करंट बन गई, इंड्यूस्ड करंट बन गई। मगर उसके लिए कॉज क्या है? उसके लिए कॉज है नॉर्थ पोल का दूर हो जाना, इस नॉर्थ पोल का दूर हो जाना। अगर ये यहां पर रुक जाता तो करंट नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये दूर चला जा रहा है तब भी इसमें करंट बन रही है। जब मैं इसको दूर हटा रहा हूं तो यहां पर करंट बन रही है, और उस करंट के लिए कॉज जो है वो क्या है? इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल का दूर हटना। तो करंट क्या डायरेक्शन पकड़ लेगी? ऐसी डायरेक्शन ताकि ये इसको दूर ना भेजे बल्कि इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, इसके अवे वाली मूवमेंट को, यानी दूर जाती हुए मूवमेंट को अपोज करें, उसको रोकने की कोशिश करें। ऐसी डायरेक्शन करंट यहां पर पकड़ लेगी। अब ये कैसे इस नॉर्थ पोल को रोक सकता है? अगर ये नॉर्थ पोल ऊपर जा रहा है तो ये इसके ऊपर जाती हुई मोशन को कैसे अपोज कर सकता है? इसको इसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहां पर साउथ पोल बनना चाहिए। तो जब ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब दूर चला जा रहा है तो ये एंड यहां पर साउथ पोल बन जाता है ताकि ये इस नॉर्थ पोल को दूर न जाने दे बल्कि इसको अट्रैक्ट करे, इसकी दूर वाली मोमेंट को अपोज कर सके, इस कॉज को ही अपोज करे, क्योंकि ये दूर जाना ही इस करंट के लिए इस वक्त कॉज बन रहा है। और ये करंट ऐसी डायरेक्शन पकड़ लेगी ताकि ये इस कॉज को अपोज कर सके, जो कॉज इसको बना रहा है। अब इस करंट को कौन सा कॉज बना रहा है? इसका दूर जाना इसके लिए कॉज बन रहा है, बनने के लिए वजह बन रहा है इस करंट के लिए। तो ये करंट क्या करती है? ऐसी डायरेक्शन पकड़ लेती है ताकि यहां पर साउथ पोल बन जाए। साउथ पोल कैसे बनेगा यहां पर? तब यहां पर करंट आ रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब यह हुआ जब मैं इस नॉर्थ पोल को ऊपर ले जा रहा हूं तो ये साउथ पोल बन रहा है। इसका मतलब यहां पर करंट एंटर हो रही है उस वक्त इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले वाले केस में आपने क्या देखा? जब मैंने इसको नीचे लाया क्या हो गया? यहां नॉर्थ पोल बन गया, मतलब यहां करंट क्या थी? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब मैं अब इसको दूर ले जा रहा हूं, यहां क्या बन रहा है? साउथ पोल, तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मुझे तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता चल गई कि जब मैं नॉर्थ पोल को नीचे लाऊंगा
तो यहाँ करंट एंटर होगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस एंड पर, एंड ए पर, और एंड बी की तरफ इस तरह से जाएगी वो। और जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्लॉकवाइज होगी। नीचे आते हुए करंट की डायरेक्शन एट एंड ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड ऊपर ले जाते हुए एट एंड ए करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नीचे लाते हुए एंटी क्लॉकवाइज एट एंड ए, ऊपर ले जाते हुए क्लॉकवाइज एट एंड ए। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? नीचे लाते हुए एंटी क्लॉकवाइज क्यों? ताकि यहां पर नॉर्थ पोल बने और वो इसकी नीचे आने वाली मूवमेंट को अपोज कर सके। बिकॉज करंट वही डायरेक्शन पकड़ लेती हैं ताकि वो अपने कॉज, उसको प्रोड्यूस करने वाले कॉज को वो अपोज कर सके। जो उस करंट को प्रोड्यूस कर रहा है उस कॉज को वो अपोज कर सके। अब इस करंट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इस नॉर्थ पोल की डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मोशन, और ये यहां पर क्या बनाएगा? नॉर्थ पोल, ताकि ये इसकी डाउनवर्ड मोशन को अपोज कर सके। और नॉर्थ पोल बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है? इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को पास करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जैसे ही ये नॉर्थ पोल नीचे आ रहा होगा, यहां पर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और जब आप इस नॉर्थ पोल को ऊपर ले जाएंगे, यहां पर क्या बनेगा? साउथ पोल। तो दैट मीन्स यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट जो है क्लॉकवाइज होगी। अगर आप नॉर्थ पोल की जगह यहां से साउथ पोल रखते हैं, क्या होता? नीचे लाएंगे, ये बनना चाहिए साउथ पोल, ताकि ये इस साउथ पोल को अपोज कर सके। फिर यहां पर क्या बनना चाहिए? साउथ पोल। साउथ पोल कब बनेगा? जब यहां क्लॉकवाइज हो। हमेशा ही ऐसे पोल्स बनाएगा, हमेशा ही डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी होगी ताकि ये अपोज कर सके उस कॉज को जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए कहा गया है स्टेटमेंट में, फिर से स्टेटमेंट को देख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट in a coil or a circuit is such that it opposes the cause that produces it। ये ऐसी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी डायरेक्शन पकड़ लेती है करंट ताकि उस कॉज को अपोज कर सके। इसको देखना पड़ रहा है कि मेरी तरफ नॉर्थ पोल आ रहा है, ठीक है, इधर आप एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी ताकि यहां पर नॉर्थ पोल बन जाए, ताकि उस नॉर्थ पोल को अपोज कर सके, रिपल कर सके। अच्छा, जब आप ऊपर उठा रहे हैं तो फिर ऊपर ले जा रहे हैं, मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, तो करंट यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटर होती है उस वक्त। क्यों? ताकि यहाँ साउथ पोल बने और ये जो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है वही कॉज बन रहा है, दूर जाना इसका कॉज बन रहा है करंट के लिए। ये करंट यहाँ साउथ पोल बना देगी ताकि इस नॉर्थ पोल को दूर ना जाने दिया जाए, उसको अपोज किया जाए, उसके दूर जाने की मोशन को अपोज कर दिया जाए। हमेशा ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसी डायरेक्शन पकड़ लेगी ताकि उस कॉज को अपोज कर सके जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए कहा गया है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन a coil or a circuit is such that it opposes the cause that produces it। इस तरीके से हम लेंज़ेस लॉ से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं। अब हम यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए आपका जो फैराडे सेकंड लॉ है वो आपसे कहता है E इज इक्वल टू डी फाई डिवाइड बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कभी कभी हम डी फाई के बदले डी फाई बी भी लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, और कभी बी नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पर पता ही है कि ये फ्लक्स अब मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम लिखते हैं E इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। लेकिन यहाँ हम इक्वलिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम मान लें कि यहाँ पर फिलहाल कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फिलहाल के लिए 1 है तो डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब अगर इस कॉइल को के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं यहाँ पर E इज इक्वल टू n टाइम्स डी फाई बाई डी टी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल n। अगर एक ही टर्न है, एक ही इस तरह से लूप है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इज 1, तो ये डी फाई बाई डी टी आएगा। मगर हम यहाँ नेगेटिव साइन भी लिख सकते हैं। आप क्या, अगर आप लिख सकते हैं अगर आप लिखते हैं E इज n टाइम्स डी फाई बाई डी टी, या फिर अगर n है ही नहीं, 1 है n, तो आप लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी। दोनों केसेस में एक नेगेटिव साइन आप डाल सकते हैं। नेगेटिव साइन क्यों? मतलब यहाँ इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्यों? नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये क्या बन गया?
जब फ्लक्स चेंज होता है तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये कॉज है ना ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए, करंट को इंड्यूस करने के लिए। उस कॉज को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। व्हाट इज द कॉज? किसी भी करंट को इंड्यूस करने के लिए कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। क्योंकि फैराडे ने तो वही बताया ना कि जब चेंज इन फ्लक्स क्रॉस करे किसी कॉइल को, करंट इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए, करंट को इंड्यूस करने के लिए बेसिकली कॉज है क्या? वो कॉज चेंज इन फ्लक्स है। तो वो फ्लक्स आपने चेंज इन फ्लक्स, कभी नॉर्थ पोल को नीचे लाने से आपने फ्लक्स को चेंज करवाया, कभी ऊपर ले जाने से, लेकिन आपने फ्लक्स को चेंज किया है, तब जाके करंट इंड्यूस हुई है। तो करंट को इंड्यूस या ईएमएफ को इंड्यूस करने का कॉज क्या है? यही, ये फ्लक्स का चेंज होना। चेंज इन फ्लक्स इज द कॉज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज द कॉज। Now this change in flux is the cause, and EMF की डायरेक्शन जो होती है that is it opposes the cause। तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल देंगे कि E is equal to minus d phi by dt, या E is equal to minus n d phi by dt। फैराडेज लॉज में ये नेगेटिव साइन एक्सप्लेन नहीं होती है, इसलिए हम जब इस तरह से लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये सिर्फ फैराडेज लॉ नहीं है बल्कि ये लेंजेस लॉ भी है, क्योंकि नेगेटिव साइन से ये पता चलता है कि ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट टू द चेंज इन फ्लक्स है, यानी अपोजिट टू द कॉज है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बाय ईएमएफ, अगर ये है ईएमएफ, अगर आपको पता चला तो करंट किसके बराबर होगी? ई बाय आर, ये करंट होगी वी बाय आर, यहाँ वी के बदले ई, तो जो कॉइल की रेजिस्टेंस होगी वो आप डिवाइड करेंगे तो करंट आ गई। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड करंट है। ये ना कहिए कि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है, इंड्यूस्ड करंट नहीं। ईएमएफ मिल गया तो करंट मिलेगी। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो होती है ये ऐसी होती है कि इट अपोजेस द कॉज। आपका कॉज क्या है? ये चेंज इन फ्लक्स आपके लिए कॉज है, ईएमएफ को इंड्यूस करने का कॉज यही है। और हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन विल इंडिकेट कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट विल अपोज द कॉज, इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो ये नेगेटिव साइन लेंजेस लॉ की वजह से हैं, और डी फाई बाई डी टी हमें बताया था किसने? फैराडे ने। तो ये जो स्टेटमेंट है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर खाली डी फाई बाई डी टी लिखे तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी लिखे तो वो तो लेंसेज फैराडेज लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया फैराडे का। मगर अगर हम माइनस को साथ लेकर के लिखते हैं, हम इसको फैराडेज लेंजेज लॉ भी कहते हैं। ये दोनों आ गए इसमें। सो इस एक्सप्रेशन में द नेगेटिव साइन इज एक्सप्लेन्ड बाय लेंजेस लॉ। ये नेगेटिव साइन वहां पर क्यों है, इसको एक्सप्लेन करता है कौन? लेंजेस लॉ। और क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। आप जरा देख लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर दिखाना जा रहा हूं। एक छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब आप ये भी कह रहे होंगे कि भाई हमने मैग्नेट को नीचे किया, करंट इंड्यूस हो गई, मैग्नेट को ऊपर लेके गए, करंट इंड्यूस हो गई। ये क्या बात है? ईएमएफ तो एनर्जी है, ईएमएफ तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये करंट ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब यहां पर तो खुद ही एनर्जी बन जाती है। पहले तो इसमें कोई बैटरी ही नहीं लगी है, कोई करंट ही नहीं है, तो फिर आप मैग्नेट को नीचे ऊपर लाते हुए यहाँ पर ईएमएफ बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो रही है, करंट पास हो रही है। कैसे एनर्जी बन सकती है खुद? ये तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। नहीं, देखिए क्यों? क्योंकि जब आप इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को नीचे ला रहे हैं, यहाँ क्या बन रहा है? नॉर्थ पोल, ताकि वो इसको क्या करे? अपोज। मगर तो वो नॉर्थ और ये नॉर्थ क्या करेंगे? रिपल। लेकिन आप इसको कहाँ ला रहे हैं? नीचे, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब आप इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ क्या बन रहा है? साउथ पोल। वो इस नॉर्थ को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऊपर और नीचे ले जाने में आप हमेशा ही वर्क कर रहे होते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। वही वर्क इसमें स्टोर होता है और एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ। तो लेंजेस लॉ एक्चुअली कोई अलग लॉ नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। आप कह सकते हैं कि लेंजेस लॉ इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
भाई क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही आप, जब ये नॉर्थ यहाँ पर बनेगा, लेंजेस लॉ आपको कहता है यहाँ नॉर्थ बनेगा, जब आप इसका नॉर्थ पोल नीचे लाएंगे तो क्या होगा वहां पर? रिपल्शन, और रिपल्शन के खिलाफ ही आप इसको नीचे ला रहे हैं, उसके खिलाफ आप वर्क कर रहे हैं, तो वही वर्क आपको मिल रहा है एज ईएमएफ। अगर आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं नॉर्थ पोल को, तो यहाँ लेंजेस लॉ के मुताबिक साउथ पोल बन रहा है, वो इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लेंजेस लॉ ना माने, ना यहाँ नॉर्थ पोल बनता है ना साउथ पोल, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मामला जो है ये वायलेट करता है फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसलिए लेंजेस लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, और ये उसका एक दूसरा ही फॉर्म है। और यहाँ हम लेंजेस लॉ को एक्सेप्ट जब करते हैं तब हम ये समझा सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वही वर्क स्टोर हो रहा है, बेसिकली वही वर्क हमें मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ। ये कोई एनर्जी वहाँ पर क्रिएट नहीं हो रही है। It is not going against, or it is not violating the law of conservation of energy, basically, because when we accept Lenz's law, that means North Pole and South Pole poles are formed there, so we are doing some work against the force of repulsion, against the force of attraction, and that mechanical work which is being done, वो जो work हम कर रहे हैं mechanical work, वही हमें मिल रहा है in the form of EMF। so ये कहा जा सकता है कि it does not violate law of conservation of energy, बल्कि ये कहा जा सकता है Lenz's law जो है, Lenz's law is a direct consequence of law of conservation of energy। ये law of conservation of energy का ही दूसरा नतीजा एक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह।